नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। बुलेटिन से पहले सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नदियों के लिए मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विशेष आयोजन में वानिकी के माध्यम से 13 प्रमुख भारतीय नदियों के कायाकल्प के लिए जारी करेंगे डीपीआर। पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में मऊ के कुशमोर स्थित भारतीय बीज विज्ञान संस्थान में किसान मेले का किया जाएगा आयोजन। 1 दिवसीय मेले का लक्ष्य किसानों को नई तकनीक से रूबरू कराना। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बेसहारा मवेशियों की झुंड किसानों के लिए बने आफत। मवेशी झुंड में पहुंचकर धान फसल को पहुंचा रहे हैं नुकसान। किसानों को करना पड़ रहा है रबी धान फसल की रखवाली। और अब समाचार विस्तार से। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया जा रहा है। नदियों के पुनरुत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस का 24वां संस्करण है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव विशेष आयोजन में वानिकी के माध्यम से 13 प्रमुख भारतीय नदियों के कायाकल्प के लिए डीपीआर जारी करेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों को भी संबोधित करेंगे। नदियों के महत्व और नदी मानव के लिए कितनी उपयोगी है, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया जाता है। 1997 में कुर्टिबा, ब्राजील में बड़े बांधों से प्रभावित हुए लोगों की पहली बैठक से अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस की शुरुआत की गई थी। और छत्तीसगढ़ में बेसहारा मवेशियों की झुंड इन दिनों सीमा क्षेत्र से लगे गांव के रबी धान फसल लेने वाले किसानों के लिए आफत बनी हुई है। मवेशी झुंड में पहुंचकर धान फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में किसानों को धान फसल की रखवाली करनी पड़ रही है। किसानों के लिए ये समस्या हर साल बनती है। प्रभावित किसानों ने नगर निगम से मवेशियों की धरपकड़ अभियान शुरू करने की मांग की है। धमतरी सीमा से ग्राम पंचायत रुड़दी, भटगांव, कोलियारी, अर्जुनी, खपरी, रत्ना बांधा और मुजगहन और शाम तराई लगा हुआ है। यहाँ के कई किसान रबी सीजन में अपने खेतों पर धान फसल लिए हैं जो तैयार होने लगा है। तैयार हो रही फसल पर इन दिनों शहर के बेसहारा मवेशियों की नजर है। शाम ढलते ही ये बेसहारा मवेशी चारे की तलाश में शहर सीमा से लगे गांव की ओर झुंड में पहुंच रहे हैं जो धान फसल तक पहुंच रहे हैं। किसानों की गैर मौजूदगी में ये मवेशी फसल को चरकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रभावित किसानों ने नगर निगम धमतरी से बेसहारा मवेशियों की धरपकड़ अभियान शुरू करने की मांग की है ताकि पशुपालक अपना मवेशी घरों में बांध कर रखें। नगर निगम द्वारा कार्रवाई करने के बाद खेतों की ओर मवेशियों की संख्या में कमी आती है। और उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कुशमोर स्थित भारतीय बीज विज्ञान संस्थान में 15 मार्च को 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 6000 किसान प्रतिभाग करेंगे। ये बात भारतीय बीज विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने कही। संजय कुमार ने बताया कि किसान मेले में किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी देना ही प्रमुख लक्ष्य है। किसान खेतों में सही बीज के द्वारा ही खुशहाली व समृद्धि ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषक भागीदारी के तहत संस्थान किसानों के साथ मिलकर उनके खेत पर बीज का उत्पादन करती है और फिर उसके संस्थान ले लेती है। किसान अपने उत्पाद पर 30 से 40% तक अधिक कमाते हैं और उनको लाभ मिलता है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन करना है और देश की 65 संस्थाओं सहित विश्वविद्यालयों की सहायता से प्रजनन बीज का उत्पादन करना इसका मकसद है। किसानों को बीज उत्पादन और गुणवत्ता की जानकारी यहां पर दी जाएगी। और इस मेले में सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर शिरकत करेंगे।
और उत्तर प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की रहेगी सहभागिता। और 30 अन्य संस्थानों द्वारा मेले में लगाए जाएंगे स्टॉल। और बैंकों के अधिकारी अपने स्टॉल पर किसानों को बैंक से संबंधित देंगे जानकारी। वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को कृषि और बीज की गुणवत्ता पर भी तकनीकी जानकारी यहां पर दी जाएगी। और देश का किसान आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। कई कृषक अर्थशास्त्री भी अलग अलग माध्यमों से किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इसी विषय पर आगामी 3 दिन कृषि अर्थशास्त्री और लेखक डॉक्टर पराशराम जकप्पा पाटिल से हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की बातचीत के संपादित अंश प्रसारित किए जाएंगे। देखते हैं इसी श्रृंखला की पहली कड़ी। बदलते समय के साथ किसानों की आय बढ़ाना बेहद ज़रूरी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि किसानों को आधुनिक बनाया जाए, तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और युवाओं की जो भूमिका है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको बेहद और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे खास बात, किसानों का जो कृषि का अर्थशास्त्र है उसको समझाने की ज़रूरत है ताकि वो बाजार का अच्छे से प्रबंधन कर सकें, ताकि वो अपनी फसलों का अच्छे से प्रबंधन कर सके। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने कृषि अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर पराशराम जकप्पा पाटिल जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और डॉक्टर साहब ने कई किताबें भी लिखी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि देश के किसानों को जो कृषि का अर्थशास्त्र है उसको समझाने की जरूरत है ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सके? कस्टमर 1 रुपए जो देता है, जो फाइनल प्राइस पे करता है, उसमें से कितना किसान को जाता है, इसका बहुत कम नॉलेज किसान को है। इसलिए अभी हमारे ये ज़रूरत है कि हम ट्रेडिशनल खेती छोड़ के, ट्रेडिशनल प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी छोड़ के हमें मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ आना चाहिए। नहीं तो जैसे 50-60 सालों से चल रहा है कि हमारा पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जस्ट 14% है। क्यों है? क्योंकि हमने कि खेती को और एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज की तरफ से नहीं देखा। अभी टाइम आ गया है कि हम उसको कमर्शलाइज या फिर मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ दौड़े। तो हमारा नॉलेज और हमारा रिसर्च ये कहता है कि अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है ताकि किसान ट्रेडिशनल प्राइस छोड़ के थोड़ा मॉडर्न तरफ जाए। कि ये सारे मॉडर्न ट्रेड और कॉमर्स में किसान कहीं पे भी नहीं दिखता। अगर अभी देखोगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी भारत बहुत अच्छा कर रहा है। भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम्स है। समझिए, हम एग्री एक्सपोर्ट पे जरूर बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर हम जब किसानों के कृषि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण आपके सुझाव क्या हो सकते हैं कि एक किसान उनको अपनाकर अपना उत्पादन क्षमता भी बढ़ा सकता है और आमदनी भी बढ़ा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम 3 बातों के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं तो फर्स्ट बात हमें ये देखनी पड़ेगी कि जो हम कर रहे हैं क्या वो मार्केट की डिमांड पे ऊपर है, कि जो कुछ हम उगा रहे हैं क्या वो मार्केट चाहता है। सेकंड हमें देखना है कि अगर मार्केट भी चाहता भी, अगर क्या वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। अगर वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है तो फिर भी हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला। और थर्ड जो चाहते जो कुछ हम उगा रहे हैं क्या हम उसका कन्वर्ट करते हैं बिजनेस में, कमर्शियलाइज अपने आप स्टार्टअप में कर सकते हैं, या जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है, वैल्यू एडिशन है। ये 3 चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो नॉट ओनली किसान की जो अगली पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्होंने दुनिया घूमी है, जिन्होंने एजुकेशन, दे विल टेक ए इंटरेस्ट, यानी बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टार्टअप खुलेंगे। तो ये 3 चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मुझे आशा है कि किसान का आय जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की आसार है, संभावना है। आपने यूथ की बात की, युवाओं की बात की। एक चीज़ और आप ये बताइए, क्या एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने की और ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि युवाओं की भूमिका अभी भी बेहद कम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। युवा नौकरी करना चाहता है, प्राइवेट कंपनियों में काम करना चाहता है, लेकिन वो अपने घर की खेती को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं और कैसे बढ़ाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्यों कि आप किसी भी इकोनॉमी का ढांचा देखिए, जो सारे डेवलप कंट्रीज़ है, यूरोपियन से देखिए, अमेरिका, कोई भी डेवलप कंट्री देखिए, वहाँ पे डेवलप कंट्रीज क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक इकोसिस्टम स्टार्टअप का डेवलप हुआ है। उन लोगों ने नए नए चीज़ों को डेवलप किया जिसका कमर्शियल आगे जाके हो सके। लेकिन आप जब खेती देखते हो, एग्रीकल्चर देखते हो, हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ एन प्रॉब्लम, बट नो, एग्रीकल्चर इज़ नॉट एन प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर इज़ एन सोल्यूशन। इस सेक्टर में इतना बहुत ज़्यादा देने को है कि देखिए कि
यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी तरह के क्रॉप उगते हैं, ऑलमोस्ट सभी तरह के यहाँ पे मौसम से, और 24/7 यहाँ पे क्रॉप हो सकते हैं। क्या हम उसको कन्वर्ट करते हैं? जैसे कि आपने ओनियन का प्रोडक्शन कर दिया, हो गया, सालों साल हमें ओनियन का ही प्रोडक्शन पे डिपेंड है। क्या हमने उसके वैल्यू एडेड की बात की? जैसे कि ओनियन से पाउडर बनाना, ओनियन से पेस्ट बनाना और कई भी दूसरी चीज़ें ले, तो हमें ज़रूरत है इस तरह के स्टार्टअप लाने की, क्योंकि अभी जो नई पीढ़ी है किसानों की, वो चाहते हैं, वो तो खेती में रहना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट वांट टू डू ट्रेडिशनल फार्मिंग। वो जैसे हज़ारों साल से खेती आए वो ऐसे नहीं करो, वो चाहते हैं कि उससे कुछ बिजनेस डेवलप हो, वो चाहते हैं कि उससे कुछ स्टार्टअप डेवलप हो, जैसे कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप। अभी भारत सरकार एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आए जिसको RQI रफ्तार बोलते हैं, जो किसान खेती में जो नए नए टेक्निक्स है, खेती में जो नए नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्कीम्स है। तो इस तरह का जब इकोसिस्टम स्टार्टअप बढ़ेगा तो भारत का आय भी दुगना होगी, और एक नया तरह का इकोसिस्टम, जो बच्चे यहाँ पे गांव छोड़ के खेत शहरों में जाते वो कम हो जाएगा, माइग्रेशन स्टॉप हो जाएगा और किसान की आय डेफिनेटली बढ़ेगी। तो एग्रीकल्चर स्टार्टअप बहुत जरूरी है, भारत सरकार इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो किसानों की आय बढ़ाने की ज़रूरत है और इसमें बेहद ज़रूरी है कि उनको जागरूक किया जाए, उनको समझाया जाए कि वो तकनीक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार प्रबंधन कितना बेहतर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ खास जो है सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा वो कैसे उठा सकते हैं, तभी वो अपनी आमदनी बेहतर कर पाएंगे। संतोष चौधरी, TT न्यूज़, दिल्ली। और पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला से मुलाकात की। दोनों के बीच बैंकों द्वारा राज्य में गरीब तबके के लोगों सहित किसानों तथा जरूरतमंदों को प्राथमिकता के साथ ऋण मुहैया कराने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला से कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्य में कृषि की असीम संभावनाएं हैं। राज्य में अधिक से अधिक किसानों को बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाए, इस पर नाबार्ड को पहल करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के किसानों के पास आर्थिक बैकअप नहीं रहने के कारण वे कृषि सहित अन्य रोजगार परक कार्यों में भी संपन्न नहीं बन पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में नाबार्ड की भूमिका अहम है। नाबार्ड जिम्मेदारी के साथ कार्य करने वाली बड़ी संस्था है। राज्य सरकार चाहती है कि नाबार्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड राज्य के किसानों को मार्केटिंग में भी योगदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड द्वारा झारखंड राज्य को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास एवं कृषि विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा ऋण आवंटन प्रदान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने RIDAF, RIAS और NIDA के तहत मिश्रित वित्त के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में किसानों के सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन देने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में 95,643 सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें से 60,197 स्थायी कनेक्शन तथा 35,446 अस्थायी बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि पंप ऊर्जीकरण योजना के अंतर्गत विद्युत लाइन के विस्तार के लिए प्रति पंप 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। शासन द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार पूर्व में दिए गए बिजली कनेक्शनों को मिलाकर वर्तमान में लगभग 5,81,000 से अधिक कृषि पंपों को स्थायी एवं अस्थायी बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों को उनके बिजली बिलों में राहत देने के लिए कृषक जीवन ज्योति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 3 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंपों को बिजली बिल में 6,000 यूनिट प्रति वर्ष तथा 3 से 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के बिजली बिल में 7,500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। इसके अलावा किसानों को फ्लैट रेट पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इन वर्गों के किसानों द्वारा खेती के उपयोग की जा रही पूरी बिजली निःशुल्क रखी गई है। वर्तमान में कृषक जीवन ज्योति योजना से प्रदेश के 5,81,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आवारा पशुओं के साथ साथ जंगली पशुओं से सुरक्षा के लिए किसानों को खेत पर पहरेदारी करनी पड़ती है, जो बहुत ही जोखिम भरा काम है। ऐसे में फसलों की सुरक्षा का एकमात्र उपाय तारबंदी है, परंतु इसमें अधिक खर्च आने के चलते सभी किसान अपने खेतों पर तार फेंसिंग नहीं करा सकते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा किसानों को अनुदान देकर खेतों में तारबंदी का काम कराया जा सकता है। राजस्थान सरकार पिछले कई वर्षों से किसानों को तार फेंसिंग के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इस योजना को सरकार ने आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है। साथ ही योजना के कुछ नियमों में बदलाव भी किए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ ले सके। राज्य के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने बताया है कि नीलगाय और आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव और रोकथाम के लिए राज्य में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत आगामी 2 वर्षों में 1 करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिससे इस योजना से अगले 2 वर्षों में 35,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन योजना के नियमों में भी बदलाव करने की घोषणा की है। तारबंदी योजना में 3 किसानों को 1 यूनिट मानने की शर्त को समाप्त कर एक अकेले किसान को लाभ देने व न्यूनतम क्षेत्रफल की सीमा को 1.5 हेक्टेयर किए जाने का प्रावधान भी करने की घोषणा अपने बजट में की गई है। राजस्थान सरकार राज्य के किसानों के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन योजना चला रही है। तारबंदी के लिए कृषकों को लागत का 50% या अधिकतम 40,000 जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाता है। हरियाणा का नूह सरसों उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। इस फसल को कैश क्रॉप माना जाता है, इसलिए गेहूं के मुकाबले किसानों का इस फसल की तरफ रुझान अन्य फसलों के मुकाबले ज्यादा है। इस बार बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हल्का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन जो भाव मिले हैं उससे किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है। सरसों का MSP रेट 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है, लेकिन अनाज मंडी में आड़ती किसान की सरसों की फसल को 5500 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीद रहा है। इतना ही नहीं, अगर कोई किसान पूरी तरह से सूखी हुई सरसों की फसल लेकर जाता है तो उसे 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव भी खरीदा गया है। खास बात यह है कि अब तक पुन्हाना अनाज मंडी में तकरीबन 14,000 क्विंटल सरसों की फसल की खरीद की जा चुकी है। पुन्हाना अनाज मंडी जिले की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, जिसमें काफ़ी मात्रा में सरसों की फसल किसान बेचता है। पुन्हाना राजस्थान की सीमा से सटा हुआ इलाका है। SDM पुन्हाना ने कहा है कि किसानों के साथ तुलाई के समय किसी प्रकार की ठगी ना हो, इसके लिए कंप्यूटरीकृत कांटों से तुलाई की जा रही है। अगर कोई आड़ती नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को टेक्निकल टेक्सटाइल के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय रेल और वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। और राष्ट्रीय टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जैसे कई कदम उठाए हैं। इन सभी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन करने से निश्चित ही हम देश को टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में अग्रणी बना पाएंगे। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी इलाके में प्याज की रोपाई करें। वहीं उप आर्द्रता वाले क्षेत्र में भी प्याज की रोपाई का काम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी वाले नम हिस्सों में टमाटर और शिमला मिर्च की पौध तैयार करना जारी रखें। पंजाब और हरियाणा में गन्ने की बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। पश्चिम पंजाब में उड़द और मूंग की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी पंजाब के मैदानी हिस्सों में कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। मध्य पंजाब में कद्दू, ककड़ी, खीरा और भिंडी बोएं। यहाँ इन दिनों मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन की रोपाई भी कर सकते हैं।
मध्य पंजाब के मैदानों में लोबिया की बुआई भी की जा सकती है। वहीं हरियाणा में तैयार सरसों की कटाई का काम करें। पूर्वी राजस्थान के अर्धशुष्क मैदानी इलाकों में लौकी, कद्दू, तोरी, करेला और खीरे जैसी सब्जियां बोएं। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के नम इलाकों में सरसों की कटाई का काम करें। उप आर्द्रता वाले मैदानी क्षेत्र और अरावली घाटी में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई जारी रखें। पश्चिमी राजस्थान के सूखे मैदानी हिस्से में अगेते चने की कटाई का काम करें। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी की मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और एनसीआर के लिए 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। किसान दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। ये तो खबरें थी खेती किसानी की और अब जान लेते हैं इस वक्त की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत की गूंज सुनाई दी। लोकसभा में सोमवार से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री के सदन में प्रवेश करते ही लोकसभा गूंज उठी। मोदी मोदी के नारों से सदस्यों ने प्रधानमंत्री को दी जीत की मुबारकबाद। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का काम धरातल पर दिखा। साथ ही मोदी जी की छवि ने भाजपा को 4 राज्यों में सत्ता वापसी में पहुंचाया लाभ। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले सोमवार को कार्य मंत्रालय समिति की हुई बैठक की अध्यक्षता की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। इस बैठक में सभी दलों के नेता रहे मौजूद। बैठक में सदन में लिए जाने वाले विषयों पर हुई चर्चा। सदन पहुंचने पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत। हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों में से 4 में चुनावी जीत हासिल करने पर पार्टी अध्यक्ष का किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद दिल्ली के दौरे पर। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर की मुलाकात। रविवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और अन्य नेताओं से भी की थी मुलाकात। मणिपुर में नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा के सदस्यों के रूप में की
ली शपथ और इम्फाल में असेंबली हॉल में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। नवनिर्वाचित विधायकों को मणिपुर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ए राजन ने दिलाई शपथ। देश भर में कोरोना की रफ्तार ने पड़ी सुस्त। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,503 नए मामले किए गए दर्ज। इस दौरान 4,377 लोगों ने कोरोना महामारी को दी मात। देश में अब भी कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 36,381 और अब तक कोरोना महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4 करोड़ से अधिक। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किया गया टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। देश में अब तक 180 करोड़ से अधिक लगाए जा चुके हैं टीके। पिछले 24 घंटों में 4,61,000 से ज्यादा लगाए गए कोविड के टीके। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।